मेस, कांस, मोनाको और मोंटी कार्लो, ये तमाम शहर के नाम लाजोरी साहिल पर दौलत, ग्लैमर और खौफनाक खूबसूरती की खुशबू बखेरते हैं। एक लफ्ज में ख्वाब, और मैं फ्रांस गया ताकि खुशकिस्मत लोगों को देख सकूं जिनका ये ख्वाब हकीकत बना। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लोग यहाँ कितना कमाते हैं और कैसे मुफ्त में रहाइश हासिल करते हैं, खाने की चीजें लेते हैं और यहाँ तक कि ट्रेनों में सफर करते हैं। और ये 4.5 तक पहुँच गया। वो पेरिस तक ट्रेनों में सफर करते हैं। मैंने कुछ नहीं। कांस में रूसी इलाका कैसा है और नेस में रात को सैर खतरनाक है। सफाई करने वाली ख्वातीन है जो अपार्ट होटल में काम करती हैं, रूसी जबान बोलती हैं। ये रशियन। हम बात कर रहे हैं फ्रांस में महंगा है और रूसी बोलने वाले के लिए मोनाको में फौरन नौकरी कैसे हासिल की जा सकती है। हत्ता गरीब लोग भी सुर्ख कालीन पर चलते हैं। मैं जा रहा हूँ, पैसे कमाने जा रहा हूँ, और ये सब जैसे बोनस बहुत अच्छी तरह से जड़ गया। पता लगाऊंगा नीस में इतने ज्यादा बेघर लोग कहाँ से आते हैं। मैं एक बेलारूसी से बात करूंगा जो खुद बेघर निकला और 33 किलो वजन कम कर लिया। ये असाब है सड़क की जिंदगी। मुझे इतना मारा गया, मैं फर्श पर लेटा हुआ था खून में। ये सोफा है जो फेंक दिया गया और मैंने इस सोफे के गद्दे से खुद को ढांप लिया और सोया। और मैं मकामी ट्रांसपोर्ट के साथ परेशान होऊंगा। मैं नीस के साहिल पर चूहूं, रात का खाना खाऊंगा और जानूंगा कि आज हमारी नौजवान नस्ल क्या कर रही है। और आप वहाँ मुनशियात का क्या करते हैं? हाँ, इस किस्त में और भी बहुत कुछ होगा, तो YouTube और Instagram पर सब्सक्राइब कर लो। चली। क्या अब सोचते हैं कि मैं आज सुबह 7 बजे बस यूं ही जाग गया और अब ट्रेन की तरफ जा रहा हूं? नहीं, बस सुबह है। ये वाहिद वक्त है जब बाहर आराम से मवाद बनाया जा सकता है। मैं सुबह सवेरे ट्रेन पर नेस जा रहा हूँ। मेरे लिए यहाँ एक स्टॉप है। फ्रांस का लिजोर बीच 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है जो कि बोहेरा रूम के किनारे है और उसे फ्रांसीसी रिवीरा भी कहा जाता है। यहाँ लंबी साहिली मौसम, गर्म सर्दी और बहुत खूबसूरती है। मेस लिजोर का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ मुहाजिरीन हैं। मैं ये देखने आया हूँ कि हमारे लोग यहाँ कैसे रहते हैं। पत्थर होंगे मोनाको, मैंटोन, वेलफ्रंच और बोले, लेकिन सबसे पहले मीस की नाम, हाँ, उसे प्रोमिनाद कहते हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं। नेस में गर्मी लग रही है। नहा रहे हैं। देखो, लोग शावर ले रहे हैं, घर जा रहे हैं। 8 बजे। अगर सब लोग काम पर भाग रहे हैं तो सब आराम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग काम कर रहे हैं, ये आदमी तो 10 मिनट से आराम से एक ही जगह को रन रहा है। सुबह के वक्त कैफे में लोगों की भरमार होती है, आम रिहायशी इलाके में भी, जहां मैं एक लड़की से बात करने आया हूं जो यूक्रेन से है। यहाँ देखा जा सकता है कि लोग अपनी सुबह की कॉफी पी रहे हैं। आम मजदूर जो एक मुश्किल दिन से पहले लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ये आदमी तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़ता कि वो लॉटरी जीत जाएगा और फिर कभी काम नहीं करेगा। ये नासत्या है। वे इस इलाके में रहना पसंद है, लेकिन वो अपने आबाई शहर खार्किव को साफ सुथरा शहर के तौर पर याद करते हैं। शाम वक्त यहाँ बदमाश नहीं। यहाँ की छोटी दुकानें अच्छी नहीं है। नासुतिया केमिकल की तालिबा है और वो हॉस्टल में रहती है। ये हमारे पुराने हॉस्टल से बहुत मुख्तलिफ है। नासुती के पड़ोसियों में सिर्फ तलबा बल्कि असातिज़ा और तलबा भी हैं जो अपने खानदानों के साथ रहते। उसे वेलकम सेंटर कहा जाता है। ये तलबा PhD के तलबा और यूनिवर्सिटी के नए मुलाजमीन के लिए मखसूस है। ये 1 महीने के लिए फराहम किया जाता है। नए आने वाले गैर मुल्की तलबा, दूसरे शहर से आए हुए गैर मुल्की, ये मुफ्त नहीं है, लेकिन हमें खुशकिस्मती मिली। पहला महीना हम यहाँ मुफ्त रहे। अब मैं एक तरह से तालिब इल्म नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं रूलिंग कर रहा हूँ। यहाँ तलबा की कीमतों पर बहुत ही फायदेमंद है।
اب नासतिया स्टूडियो को 400 यूरो दे रही है। मरकजी इलाके के करीब होने से ये सस्ता है। अंदर एक छोटी सी किचन और एक पंखा है, गर्मी से कुछ लड़ा जा सके। इसे यहाँ से निकलने के लिए कहा जाएगा और उसने 650 यूरो में एक अपार्टमेंट देख लिया है। हाँ, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, खुदा का शुक्र है। ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट है, छोटी सी किचन है, मेरे लिए काफी है। मेज बिस्तर सब कुछ जिंदगी के लिए जरूरी है मौजूद है। ये पंखा मैंने खुद खरीदा है। मेरे पास यहाँ बहुत से फूल थे, लेकिन इस तंदूर में कोई भी नहीं बच सका। बहुत गर्मी है। मैं भी करूँगी। ये वक्त का सवाल है। हफ्ते के आखिर में हमेशा सुबह के पहले हिस्से में कोशिश करती हूँ, कहीं समंदर किनारे जा बैठने का सोच रही हूँ, क्योंकि सूरज खिड़की में चमक रहा है। जब ये जीनत से आगे बढ़ता है तो फिर आसान हो जाता है। यहाँ नेस में मेरे साबिता साथी काम कर रहे हैं और जब यहाँ एक वैकेंसी आई, मुझे लिखा गया, मुझे पेशकश की गई। मैंने अपना रिज्यूमे भेजा और इंटरव्यू दिया और अब मैं यहाँ इस इदारे में कीमियादान के तौर पर काम कर रही हूँ। यानी ये नहीं है कि मैं जंग से भागकर यहाँ आई हूँ और यहाँ आकर काम तलाश कर रही हूँ। मैं जानती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ और यहाँ क्या करने वाली हूँ। अगर जंग ना होती तो मैं नहीं जाती, क्योंकि ये बिल्कुल इसी दिन हुआ जब मैंने जाना कि हमारा घर तबाह हो गया, कि कुछ भी वालिदैन के पास नहीं बचा, मेरे पास भी नहीं। का मतलब डॉनबास। हाँ, नासतिया 2 बार जंग से भाग चुकी है। वो अपने घर की बात कर रही है, लोहांसक इलाके में है, जहाँ से वो 2014 में चली गई थी। मैंने फ्रांस मुंतकिल होने का फैसला किया, सिर्फ एक दिन। समझ गई कि मैं नेस में एक खूबसूरत जगह पर पहुँच गई हूँ जब मुझे होश आया। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ जा रही। जब मैं आई तो मुझे एक धचका लगा जब मैंने खिड़की से बाहर देखा। समंदर, पहाड़ खूबसूरत है। मेरी मंजिल थी काम करना। काम करने जा रही हूँ पैसे कमाने, और ये बोनस बहुत अच्छी तरह से जड़ गया। अब तनख्वाह क्या है? तकरीबन 1750 यूरो। 400 किराए पर चला जाता है और 1350 तुम कुछ अच्छी खासी बचत कर रहे हो। मैं बचत करती हूँ, खानदान की मदद करती हूँ, लेकिन मैं वापस जाना चाहती हूँ। कैफ? यकीनन, आइडियल में। खार्किव तो वाकई दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है। ये खूबसूरत है, ये जदीद है, ये साफ है, नेस के बरक्स। कहता है कि नेस में काम करना इतना आसान नहीं जब सब लोग आसूदा हाल है। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे सिर्फ हम ही इदारे में काम कर रहे हैं और पूरा शहर बिल्कुल साफ है। खार्किव में सुबह के वक्त रश हो तो सब लोग जल्दी में, और यहाँ सब लोग आराम से यहाँ सब लोग आराम में हैं। पुरसुकून तुम भाग रहे, सब खड़े हैं, तुम भाग रहे हो। नासतिया एक पनाह गुज़ीन के तौर पर कुछ रियायतें हैं। ट्रांसपोर्ट पर 50% की छूट, बाकी चीजों पर उसका खर्च थोड़ा है, हालांकि वो ज्यादा बचत नहीं कर रही। हफ्ते के लिए खाने पीने की चीजें 50 यूरो में आती हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत ज्यादा बचत कर रहा हूँ। मैं क्या मुंतखब करने की कोशिश करता हूँ, कम व बेश मुफीद। हालांकि अब मेरे पास न्यूट्रिलोस का एक जार है। मैं ये नहीं कहता कि मैं हिसाब किताब करता हूँ। यूक्रेनी करेंसी की कीमतों का तर्जुमा करना बेहतर नहीं। नेस के मरकज में एक बड़ी पहाड़ी है और उस पर एक पार्क बनाया गया है। ये शहर को पहली बार देखने के लिए वाकई एक जबरदस्त जगह। आप लिफ्ट ऊपर जा सकते हैं। शाफ्ट सीधी चट्टान में है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी कतार है। आमतौर पर मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे सीढ़ियाँ चढ़ना पसंद है, लेकिन इस टावर से नेस का सबसे पहचाना जाने वाला मंजर सामने आता है। वहाँ एक तस्वीर बनानी चाहिए। यहाँ तस्वीर से आप ये समझ सकते हैं कि 1979 में नेस इस नुक्ते से कैसी नजर आती थी। बदल गई है, लेकिन बुनियादी तौर पर नहीं। नहीं समझता अस्पताल में जख्मी है, यहाँ कुछ नहीं देख रहा, और खेतों में बहुत तमीरात की गई है। पर्थ करीब सयाहों के साथ क्रूज जहाज है और नेस की तारीखी वर्षे के साथ एक पोस्टर भी है जिस पर एक रूसी चर्च भी मौजूद है। यहाँ मैंने आना से मुलाकात की। वो 15 साल पहले अपने वालिदैन के साथ मास्को के मुजाफात से आई थी। तुम यहाँ कैसे एडाप्ट हुई? 2008 में नौजवान होने के नाते कैसा था? और क्या तुम्हें याद है, उस वक्त मैं फ्रांसीसी जबान सीखना नहीं चाहता था। मैं फ्रांसीसियों से बातचीत नहीं करना चाहती थी। मैं घर वापस जाना चाहती थी। लेकिन काफी जल्द आना ने खुद को फ्रांसीसी महसूस करना शुरू कर दिया। उसने यहाँ स्कूल और यूनिवर्सिटी मुकम्मल की और एक बार भी रोस नहीं गई। ये नहीं कि मैं आदी हो गई। मैंने फ्रांस में जीन्स की चीज पाई। मवाक़ी तो बिल्कुल बेलम्हे की खुशी का कल्चर है।
روس میں یہ نہیں تھا تو میرے خیال میں ہاں آخری بار تم گئی 2008 اور سب ہاں اور سب کیسے تو کچھ خاص نہیں. تو تم مجھے یہ بتا رہی ہو کہ تم مڈویا جانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ ہاں، روس میں نہیں. میں نے مڈویا پر توجہ دی تھی. تو کیا اب فرانسیسی ہیں یا روسی؟ میں فرانس میں روس سے زیادہ عرصہ رہی ہوں. اور تمہارے لیے اب روس کیا ہے؟ تو بہرحال بچپن تو رہتا ہے. میں جرمنی میں رہی اور جب میں واپس آئی تو ایسا لگا ایک سانس کی راحت. میں گھر جا رہی ہوں، کھانے کے لحاظ سے، ماحول کے لحاظ سے، کیونکہ تم چہل قدمی لوگ تمہیں مسکراتے ہیں بغیر وجہ. فرانسیسی اقتصادی تعلیم سے اس نے یہاں آسانی سے کام تلاش کر لیا. میں یہاں پورٹ میں کام کر رہی ہوں، بھیج رہی ہوں. مالیات اور ان کے ٹیکسوں کے بارے میں فرانس میں کمپنی کے کلائنٹس زیادہ تر امریکی مالکان ہیں. 8 کے سابقہ سوویت ریاستوں کے امیر لوگ. نائس میں 8 موور کرنے پر 2 یورو فی گھنٹہ مفت پارکنگ. یہ مہنگا ہے. تو ہمارے پاس امریکی ہیں، کم از کم مختلف کمپنیاں ہیں لیکن ہمارے پاس امریکی ہیں. موناکو زیادہ امکان روسی. وائے ہاں ہمارے پاس امریکی ہیں. اتنی ادائیگی کرتے بہت. مثال تمہارے پاس خیال تھا کہ درمیانے سائز کی 8 دن میں 10,000 ادا کیے جا سکتے ہیں. اس مدت کے لیے دن ادا کر سکتے دن لوگ بہت زیادہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں. تم سوچ بھی نہیں سکتے وہاں ایک ہفتے میں تقریباً 130,000 یورو کی رقم چلتی ہے. آج آنا کا کام کا دن ہونا تھا لیکن کمپنی نے اسے اچانک چھٹی دے دی. در حقیقت وہ فرانس کو کام کرنے کے لحاظ سے سب سے آرام دہ ملک سمجھتی ہے. ایسی ایک شماریات ہے کہ فرانس کے لوگ وہ وہاں کام کرتے ہیں. یہ کیا لیکن وہ 1 گھنٹے میں کہیں زیادہ پیداواری. فن تعمیر میں عناصر تلاش کر لے گا اور یہ سب اس لیے ہے کہ ساری نیز اور طویل عرصے تک اٹلی کی تھی. آپ حیران ہو سکتے ہیں لیکن اب یورپی لوگوں کے لیے اپنے پرانے علاقوں کے لیے لڑنا عام بات نہیں ہے. قدیم شہر نیز کا سب سے صاف ستھرا جگہ نہیں ہے لیکن یہاں ایک سستا اور بہت اچھا مچھلی کا بازار ہے. اسی لیے یہاں بلیاں ہمیشہ پیٹ بھرے رہتی ہیں اور کبوتر بس آہستہ سے دیکھے جاتے ہیں. یہ کیفے دوپہر تک بھر جائیں گے. سرخ صلیب ہے جو پناہ گزینوں کی مدد کرتی ہے. یہ بیکری ہے زیلنسکا. بس نام پر توجہ دی اور ہر جگہ لٹکا ہوا کپڑا بھی نظر آتا ہے. اسے باہر سکھایا جا رہا ہے کیونکہ گھر میں تو پہلے ہی نمی ہے اور یہاں پاگلوں کی طرح گرمی ہے کیونکہ یہاں ایئر کنڈیشنرز پر پابندی ہے. مرکزی حصہ اور مسئلہ کیا ہے؟ قانون کے مطابق ایئر کنڈیشنرز لگانا منع ہے تاکہ تعریف میں سوراخ نہ کریں نہ توڑے. واحد حل یہ ہے کہ پورٹیبل ایئر کنڈیشنر لگایا جائے. یہاں دیکھیں اندر سے کیسا یقین ہے سب نے کان سنا. یہ ایک بہت خوشنما اور عیش و عشرت والا شہر ہے. یہ نیز سے آبادی میں 10 گنا چھوٹا ہے. سب کچھ مہنگا ہے. شہر کی شکل بس کی کھڑکی سے زیادہ صاف اور امیر لگتی ہے جس پر میں ٹرین سے منتقل ہوا. مختص سبز پورش کیسینو اور کانس پالین والی سڑک جہاں ہمیشہ ان لوگوں کی قطار ہوتی ہے جو فلمی ستاروں کی نقل کرتے ہیں. ایک بار وہاں جا چکا. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ کیمس ورونی کا نیو یارک میں رہتی تھی. حالیہ وقت میں یہاں ریئل اسٹیٹ کام کر رہی ہے. وہ کلائنٹس کو سرمایہ کاری میں مدد کرتی ہے، کرایہ بھی کرتی ہے. رہائشی کمپلیکس میں رہتی ہے جہاں بہت سے ہمارے لوگ ہیں. ہمارے پاس ایک محفوظ پارکنگ ہے. یہ اس طرف ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ پارکنگ میں چلیں تو 95% گاڑیوں پر یوکرینی نمبر پلیٹیں ہوں گی. یعنی ہمارے کلائنٹس بہت اچھے کلائنٹس ہیں. یوکرین کچھ کلائنٹس ہیں مالڈووا. ہمارے ہم وطنوں کا ذوق خاصا اچھا ہے. یہاں کلب، ٹینس کورٹ اور سپورٹس کلبز کی سہولیات ہیں. امیر لوگوں کے لیے گولف میدان ہے. رکنیت 15,000 یورو سالانہ. ہمارے لوگ سادہ ہیں، لائف ہکس کا استعمال کرتے ہیں اور مفت لطف اندوز ہوتے ہیں. آپ بس کیسینو میں جاتے ہیں، ایک چپ لے لیتے ہیں، وہ $1 کی ہوتی ہے اور بس یعنی اس چپ کے ساتھ آپ ساحل پر جا سکتے ہیں اور وہاں مفت مشروبات ملتے ہیں. بس یعنی اس لحاظ سے وہاں بہت اچھا ہے اور ان کے پاس چھتریاں بھی مفت ہیں. جب آپ نیس سے یہاں آتے ہیں، میں کل مونٹی کارلو سے آئی ہوں اور ابھی بھی ٹرینوں کی منسوخی سے بیمار تھی.
मैं कहता हूँ शुक्रिया खुदा। ऐसी एक स्टूडियो की कीमत 150,000 यूरो है। 1,000,1,100 यूरो में दस्तयाब है। जब आप ऐसा अपार्टमेंट खरीदते हैं तो मसलन देखें ये स्टूडियो 150,000 यूरो का है। मुआमला नोटरी के जरिए किया जाता है और तकरीबन यानी इसके अलावा वहाँ एजेंसी की खिदमात के लिए नोटरी को टैक्स की अदायगी करना जरूरी है। ये तकरीबन 8-9-10% के आसपास है। ये कम्प्लेक्स कैसे मुख्तलिफ है। लिफ्ट में सवार हूँ तो बहुत खुशगवार चेहरे नजर आते हैं। बैन अल-अक़वामी तो बुनियादी तौर पर रूसी यूक्रेन, खास तौर पर इस इमारत में यहाँ तक कि हमारे पास एक सफाई करने वाली भी है जो अपार्ट होटल में काम करती है। वो सब रूसी जबान बोलते हैं। फ्रांसीसियों की गिनती नहीं, हमारे पास उनका है। हमारे पास यहाँ तक कि नीचे का सारा मैनेजमेंट जो होटल की खिदमत करता है तो रूसी बोलने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस मुल्क से हैं, इटली से। हमारे पास फ्रांसीसी नहीं। ये इलाका अच्छा है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये मुझे किसी हद तक याद दिलाता है जैसे कि रूसी मायामी। ऐसा वैसा यहाँ सबको मुस्तकिल रहना पसंद नहीं है। जितना पना गुज़ीन है इतनी उनकी ख्वाहिश होती है कि वो वापस जाए। तकरीबन सभी इंतजार कर रहे हैं कि ये पागलपन कब खत्म होगा वापस जाने के लिए। यानी कोई भी यहाँ रहना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वो खानदान जो खरीदारी करना चाहता था। इनकी अदायगी तो मुकम्मल हो चुकी है। सब कुछ अक्टूबर के आखिर तक अदा कर दिया गया है। अब मैं बस दूसरे क्लाइंट की मदद करूंगा। वो बस मजीद नहीं रह सकते और वापस कैफ जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर कौन यहाँ रहना चाहता है? जो लोग यहाँ रह गए हैं वो बिल्कुल ही हैं। आए तो यानी उनके पास कुछ नहीं है, उन्हें ये इमदाद मिली। वो इस इमदाद पर कैसे गुजारा करते हैं ताम। वर्वनिका चाहिए तो आप बहुत कम खर्च कर सकते। नीस में सुपर मार्केटों में आप पनीर 5 यूरो में खरीद सकते हैं। इस दुकान में आप आते हैं, वो $1 या $1.10 में होता है, तो इसका मतलब है कि ये 1.10 तो वो एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है। यानी उनके पास मियारी मसनूआत है। फ्रांस में और खरीदने का कोई फायदा नहीं है। ये 5 यूरो वाला है। फिर नेस में इनके पास कुछ दुकानें हैं जो मुफ्त खाना फराहम करती हैं। वर्वनिका के पास तो ऐसे जानने वाले हैं जो खर्च नहीं करते, ये समझते हुए कि फ्रांसीसी सोशलिस्ट रियासत कैसे काम करती है। यहाँ बात पना गजीनों नहीं बल्कि आम मुहाजिरीन। सुन, तुम ऐसे चीजें लेते हो जबकि हम यहाँ सब क्या, तो ये कैसे हम आपके साथ जाएंगे? ये शर्म की बात है। मैं आपके साथ कतार में, तो तुम नहीं समझते। और उन्होंने मुझे गिना दिया कि मैं ट्रेन पर सफर नहीं कर सकती, टिकट नहीं खरीद सकती। को मुझे नहीं मालूम। मैं एक बार उनके साथ सफर कर चुकी हूँ। मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे गिनना शुरू कर दिया कि वो यहाँ कितनी बचत कर रहे हैं। ऐसा और वहाँ रकम ऐसी बन जाती है। वो ट्रेन का किराया नहीं देते। वो यहाँ ट्रेनों पर भी पेरिस तक जाते हैं। और उनके पास एक ऐसी तकनीक है कि जब वो दाखिल होते हैं तो उन्हें मखसूस उन गाड़ियों में जाना होता है। जब वो दाखिल होते हैं जल्दी दौड़ना आना चाहिए। वो पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। सिर्फ वर्वनिका जानने वाले बगैर काम किए आदी हैं। इनमें से बहुत से लोगों को ये जराइम की तरफ ले जाता है। मैं ये कह सकता हूँ कि मॉस्को में पैसे और सब कुछ तो है, लेकिन फ्रांस की तरह यहाँ इतनी चोरी नहीं होती। और यहाँ चोरियों के साथ तो वाकई चोरियों के साथ लोगों को मार दिया गया। उन्होंने और स्कूटर, हाँ, EVG सेक्टर चोरी कर लिया। सेक्टर लिया यहाँ है, कहते हैं 300 यूरो का सेक्टर खरीद लो, फिर भी चोरी कर लेंगे। नहीं, मैंने 700 का खरीदा जो 25 किलोमीटर चलता है। मैंने डेकोपन में खरीदा, इसके लिए 50 यूरो का ताला खरीदा। इसे नहीं काटना ताले के साथ। हाँ, मैं इसे चोरी कर लिया। मैंने इसे सबसे अहम रखा। सारा कानी के मरकज में इस दुकान पर आई। वहाँ एक ज्वेलरी की दुकान है, एक खंबा है, एक सिक्योरिटी गार्ड है। तो खंबा, हाँ, और सिक्योरिटी गार्ड इस ताले के साथ खड़ा है। यहाँ मैं सेक्टर से बाहर निकल रही हूँ, कोई नहीं। तो यानी हाँ, और मैं वहाँ कोने पर पुलिस स्टेशन में गई। पुलिस वाले ने हाथ उठाए और कहा सेक्टर का सीरियल नंबर। मैं कहती हूँ नहीं जानती सीरियल नंबर। हमें रोज 15 सेक्टर चोरी होते हैं। के पीछे 15 सेक्टर चोरी होते हैं। कांस में फिर सबसे महंगा फोन चोरी कर लिया। और वो कैसे हैं, मुझे फोन के बारे में आगाह किया गया। मैं कानी से ट्रेन से उतरी, आई और फोन पर बात कर रही थी। और ये बैग, हाँ, मैं यहाँ से गुजर रही थी बगैर स्कूटर के, बगैर किसी चीज के। और जब हम निकल रहे थे, जब ये ट्रैफिक लाइट्स थी, तो मैंने अपना फोन रख दिया। मेरा बैग खोला, बैग बंद किया, एहतियात से खोला। ये एक बहुत ही नाजुक काम है, लेकिन मेरे पास आखिरी फोन है। इसके अलावा कि ये बहुत महंगा है, वहाँ बस फाइलें थी।
इसके अलावा वर्वनिका की गाड़ी अभी लूट ली गई। हमारी गाड़ी को मारा जा रहा है। मेरे क्लाइंट के पास पॉरश में, केनिस बाका में। सफर के दौरान सब मजेदार लम्हात वीडियो में नहीं आते, तस्वीर में। मैं उन्हें अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता हूँ, उन्हें ताज़ा रखता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम अब जान सकते हैं कि मैं इस वक्त किस मूड में हूँ, और वहाँ मैं पैगामात का जवाब देता हूँ, तो मुझे फॉलो करो, मुझे खुशी होगी। मैं कीन से मोनाको आया। ये एक अलग मुल्क की तरह है, अपने कवानीन और शहजादे के साथ, लेकिन यहाँ कोई सरहद नहीं है। आप जानते हैं, ये शहजादा छोटा है लेकिन बहुत अमीर है। शाम के लिबास में मलबूस लड़कियों से वाजे है, जो सीधे ट्रेन से निकलकर रेड कारपेट पर आती, हता के गरीब लोग भी। और मैं मोनाको में खुद को गरीब समझता हूँ। रेड कारपेट पर चलते हैं, ऐसा लगता है कि मोनाको की सारी जमीन मुश्किल से पहुँचने वाली चट्टानें हैं। यहाँ जमीन की कीमत ज्यादा है, तामीर किया गया है उसका हर एक टुकड़ा। यहाँ मेट्रो से बाहर निकलते ही नीचे कई मंजिलें हैं, ऊपर भी दरअसल कई मंजिलें तामीर की गई हैं। वहाँ एक बुलंद इमारत है। ढलवान के हर सेंटीमीटर को भरपूर तरीके से आबाद किया गया है, खास तौर पर तेज ढलवान। मैं 5 मिनट में पैदल चलकर मोंटी कार्लो पहुँच गया। मोनाको एक इलाका है 10 गरीबों के लिए मोनाको का सबसे बड़ा मुफ्त तफरीही मौका। ये मोंटी कार्लो के कैसीनो में आना है और तस्वीर बनवाना, और अगर किस्मत साथ दे तो यहाँ बहुत महंगी गाड़ी के पास भी तस्वीर बनवा सकते हैं, जैसे कि लैम्बोर्गिनी फेरारी। यहाँ उनकी तादाद आम गाड़ियों से ज्यादा है, और इनमें से बहुत सी गाड़ियाँ यूक्राइनी नंबर प्लेटों पर हैं, जबकि रूसी गाड़ियों के मालिकान ने इसके बरक्स रूस का झंडा हटा दिया है। एहतियातना चल रहा हूँ। अमीर लोगों के सामने थोड़ा सा अजीब महसूस होता है। ऐसा हुआ कि मैं सड़क के किनारे चल रहा था और आखिरकार बिल्कुल ही रास्ता भूल गया। मैं तकरीबन दूसरे मुल्क चला गया था। मोंटी कार्लो में नेविगेशन का एक खास पहलू है। क्या मैं नक्शे पर एक पॉइंट पर आ सकता हूँ, जैसा कि मैंने अभी किया, लेकिन चंद सतहों ऊपर पहुँचना और अब ये सोचना है कि नीचे किसे पहुँचा जाए। कौन है जो मोनाको में आता है? रेस्टोरानों में आराम नहीं है। मेन्यू में कीमतें गरीबों को अच्छी तरह से छांट देती हैं। अगर 2 हफ्ते पहले मैंने जॉर्जिया में बातोमी में 25 यूरो में शीशा पिया और मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा धोखा दिया गया है, तो यहाँ शीशा 110 यूरो का लगता है, तो ठीक है। मोनाको यहाँ मेज के मरकज में ऐसा ही शीशा है, लेकिन 40 यूरो में। शीशा बनाने वाले हसद करें, इस पर कितना कमाया जा सकता है। जिसके है कुछ इदारे मुनहसर काम कर रहे, जो मैं अभी काम कर रहा हूँ वो है, तो 2 इदारे में काम कर रहा हूँ, इससे पहले काम किया था। तुम 3 इदारों में काम कर रहे हो। इनमें से एक ऐसा है जो मैंने भी सुना है, ये आलमी तौर पर मशहूर बुधवार है। वहाँ कितनी छोड़ते हैं? क्या आपको चाय चाहिए? अगर क्लाइंट कुलीन पसंद करे तो वो 100 यूरो चाय छोड़ सकता है। यानी शीशा 12011013 का है। इंड्री ने लाजूरका में जी काम करने आया। तकरीबात के दरमियान वक्फों में वो रेस्टोरानों और बारों में काम करता है। मोनाको, और उसने बाकायदा काम एक दिन में ही तलाश कर लिया। रहाइश हासिल करने के लिए एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट और एक बैंक अकाउंट की जरूरत होती है, और उसने तमाम वेबसाइट्स खोली जो लाजोर के साहिल और दीगर जगहों पर काम तलाश करने के लिए जरूरी थी, और उसने एक इश्तिहार पाया कि एक शख्स की जरूरत है। मोनाको में जबरदस्त गाड़ियाँ और रेक्लो मोटर्स एक दूसरे के बिल्कुल पीछे पार्क की गई हैं। मिसाल के तौर पर एक भी गति जा रही है, इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन इसी तरह के मॉडल्स की कीमत मिलियंस है। हमारे इलाके के एक दरमियानी कस्बे, वो लम्हा जब मैंने देखा सड़क का चूहा मुझसे ज्यादा ऐशो इशरत देख चुका है, जबकि मैंने देखा कि बहुत सी लड़कियां मोनाको नंगे पांव चल रही हैं। यह कार बहुत कठिन है, चढ़ाई और इतराई भी, चलना मुश्किल है। दोस्तों, मैंने फार्म विला एक की ट्रैक पर बगैर जूतों के चहलकदमी की। हमने उन्दूरी के साथ पोस्टर्स पर रूसी में कुछ तहरीरें देखी, और सुबह 5 बजे एक बेंच पर भी यूक्रेनियों माँ बेटी है। वो मोनाको मुफ्त रहते हैं, शराब पीते, और अब बड़ी बहन एक कहानी सुना रही है कि यहाँ मुर्दिया भाग कर आए। और यूलिया के पास कोई जानने वाला है, वो कहता है अभी आपको वहाँ, कहता है रजाकार मिलेंगे कुछ। तो हम वहाँ थे, एक लड़के ने हमें गाड़ी में बिठाया, वो हमारे साथ सूटकेस लेकर आया। वो कहता है लड़कियाँ जबरदस्त, कहता है आओ सब ठीक है। ऐसा
ну, типа волонтер, он принимает. Уже двоих там взял Украину. मोंटी कार्लो से नेस जाना बस के जरिए बहुत आसान है, सस्ता है और यहाँ तो सब लोग ग्लैमरस नहीं है। ये लड़का पहले अपनी टांगे पड़ोसी की सीट पर रखता है और फिर पहले ही मेरे साथ वाली सीट पर। Вообще транспорт это отдельная и очень нервная история о лазурке के बारे में। वहाँ 8 दिन गुजारने के बाद गर्मी में स्टॉप्स पर खड़े होकर मैंने इसे कई बार लानत भेजी। मैं कितना गुस्से में था जब गलत शेड्यूल की वजह से मैंने चंद घंटे खो दिए। मैं एप्लीकेशन में दिखाए गए वक्त से 20 मिनट देर से पहुंचा। आखिर में मैं नीस से 3 घंटे तक इंतजार करता हूँ। गाफरानशा कोशिकम से जल्दी पहुंच जाता। नीस में बसों की लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छी है। कुछ बसों के रास्ते मसला है। एक बस आती है जो भरी होती है और अगली 1 घंटे बाद आ सकती है। यानी ये वाकई एक मसला है। गर्मी का इंतजार नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ट्रेनों पर ज्यादा भरोसा करता हूँ। एक शेड्यूल है। ट्रेन जाना, टैक्सी लेना मोना से बेलफरंश तक रात टैक्सी की कीमत 90 यूरो है। ट्रेनें बहुत तेज और आरामदेह हैं, अगरचे अक्सर बसों पर मुंतकिल होना है, जहां जाना है वहां पहुंच सके। ट्रेन बस से महंगी है लेकिन पनागुज़ीन बिल्कुल मुफ्त सफर करते हैं। तुम कैसे हो? यूक्रेनी पासपोर्ट दिखाते हो? हाँ, यहाँ तो कोई स्टेशन ही नहीं है और नेस में स्टेशन पर एक छोटा सा फोन है। करते हो, यूक्रेन से हो, पासपोर्ट दिखाओ, दिखाता हूँ, गुजरने देते। सर्दियों में सब ठीक है, सीजन में निजाम मुसाफिरों के बहाव से नहीं चलता। यहाँ लोग हर दस्तयाब सतह पर बैठे हैं और दरवाजा बंद नहीं हो सकता क्योंकि जिस्म दरवाजे के रास्ते में खड़े हैं। नीस के स्टेशन पर 1000 लोग, शायद 2 ट्रेनें आईं और कोई नहीं जानता कि कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है। ट्रेनों पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। स्क्रीन पर तो शायद लिखा हुआ सही है लेकिन कोई भी नहीं समझता। इस बात में शक में हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। नीस के रेलवे स्टेशन अक्सर हलचल होती है। लोग ट्रेनों में नहीं समा सकते और देर होने पर पटरियों पर दौड़ रहे हैं। कीन में मैं एक नाखुशगवार सूरत हाल में फंस गया। ट्रेन आई, मैं और 100 से ज्यादा लोग इन्हिसार था। वो दरवाजा नहीं खुलता, अगला चंद घंटों बाद आएगा। ट्रेन जो गूगल दिखाता है वो तमाम एप्लीकेशंस दिखाती है जिनका सब यहाँ इंतजार कर रहे थे। 3 के करीब एक स्टेशन पर बस दरवाजे नहीं खुले, वो बस चला गया। कुछ तकनीकी मसाइल है तो बस ऐसे ही पहुंची जैसा चाहे। ये मुश्किल है, आप अपनी परवाज गनवा सकते हैं बगैर टिकट खरीदे। मैं नर्वस हूँ क्योंकि ट्रेन के सामने ग्रुप लड़के 20 मिनट से समझ नहीं पा रहे कि मशीन कैसे काम करती है और पड़ोसी मशीन काम नहीं कर रही। अगरचे लोगों ने मुझे बताया कि आप ट्रेन में बगैर टिकट के सफर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको मसला हो सकता है। मैंने खिड़की देखा है कि बगैर टिकट वालों को पकड़ा जाता है, इसलिए मैं हमेशा अपने टिकट को दिखाता हूँ। एक सफर के लिए ऐसी कार्ड की कीमत 1.5 यूरो है और अगर आप 1 घंटे के अंदर सवारी तब्दील करने में कामयाब हो जाते हैं तो 70 मिनट तो आप बस से इस पर सफर कर सकते हैं और ट्राम पर। बस ट्राम का इंतजार कर रहा हूँ। ट्राम में भी बेहतर है कि आप टिकट लें और इसे चेक करवाएं क्योंकि यहाँ बगैर टिकट वालों को भी बाकायदगी से रोका जाता है। ये हम इगोर के साथ जा रहे हैं 1.5 किलोमीटर गाड़ी तक, क्योंकि वहाँ जहाँ चाहो पार्क करना मुश्किल होता है। उसने गाड़ी यहाँ फ्रांस में खरीदने का फैसला किया क्योंकि रोज से ले जाना ज्यादा महंगा है। रोज में बेचना, यहाँ खरीदना आसान है, उसे खरीदना हर जगह सीलोन्स में, कुछ जगहों पर फिर से ये सब निजी हाथों में है। ये प्रोसीजर कितना मुश्किल है मिले। ये प्रोसीजर मुश्किल है, ये चीज रूसियों के लिए बहुत मुश्किल है। रूसी कवानीन के तहत इस गाड़ी के लिए इंश्योरेंस हासिल करना जरूरी है। गैर इंश्योरेंस आप उसे मुंतकिल नहीं कर सकते। तो ये कैसे हल हुआ? तो आखिरकार इंश्योरेंस कंपनियां मिल जाती हैं जो आपके स्टेटस की तस्दीक करती हैं। इंश्योरेंस सालाना कितनी कीमत है? ज्यादातर ये कहीं करीबन 8 लाख यूरो। लाजूरके पर ट्रांसपोर्ट बहुत है लेकिन जगह कम है, इसलिए यहाँ कम्पैक्ट किस्म की गाड़ियाँ चलती हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और किराए की बाइकिंग और बहुत सारी मोपेड्स भी हैं। इंतहाई खतरनाक लेकिन आरामदेह। मेरे सामने एक मोपेड वाले बंदे को टक्कर मार दी, गाली दे रहे हैं। किस्मत की सितम ज़रीफी ये है कि मैंने ये हादसा डेनिस से मिलने से 15 मिनट पहले देखा, जो हमेशा मोपेड पर चलता है। मैं बिल्कुल जरा परेशान हुआ लेकिन समझ गया कि ये भरी हुई नीस में चलने का बेहतरीन तरीका है।
सुन ये खौफनाक था, लेकिन मेरे ख्याल में ये नीस के बेहतरीन नकलो हमल है। ये 100% है। किसी और चीज पर मरकज तक और वापस जाने के लिए 10 मिनट वहाँ 10 वापस। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। मैं 1-1.5 घंटा लगाता। नीस के घुटने हादसात की वजह से बहुत मुतासिर हैं, लेकिन फिर भी वो मोटरसाइकिलों का शौकीन है। घुटने जख्मी हैं। क्या तुम मोपेड से गिरे? मेरे 12 हादसात। मेरे पास कई मोटरसाइकिलें थी और जवानी में मैं कई बार हादसे का शिकार हुआ, लेकिन अब सब कुछ मुख्तलिफ है। लटविया से होटसवी हादसा हुआ। सच में लटविया में मुझे नहीं मालूम योरमाला के। कमाल है, मैं योरमाला में था। मैं तुम हो जाऊंगा। मैं आखिर में देखूंगा। मोपेड्स के बावजूद डिनीस एक आलमी कार किराया देने वाली कंपनी में नीस के हवाई अड्डे पर गाड़ियों पर काम करता है। मैं सीजन नीले समंदर पर एक छोटी गाड़ी भी नहीं ले सका। डिनीस सर्दियों में कीमतें 3 गुना कम हो जाती है। गर्मियों में वीक एंड गाड़ी तलाश करना मुश्किल। ऑफ सीजन में ये 250300 यूरो की कीमत में हो सकती है। अब 5,006,000 की कीमत। क्या वीक एंड के लिए? यहाँ तक 1005। हाल ही में गाड़ी 3 दिन किराया पर दी। कुछ नहीं खास, 1500 यूरो। इस साल कीमतें बहुत ज्यादा हैं। मीस में तुम्हारी तनख्वाह का क्या रेंज रहा है? हमेशा कुछ न कुछ शुरू करने की जरूरत होती है। मैंने निचले दर्जे से शुरू किया कह सकते हैं और 4.5 तक पहुँच गया। कुछ ऐसा मोटा महीना 4.5 तक है, टैक्स के बगैर किसी टैक्स के। सही है, खालिस। जिंदगी कितना खर्च हो? महीने ताका तुम्हारा बच्चा पैदा हो खर्च बढ़ गए। मैं सच कहता हूँ, मैंने हिसाब नहीं लगाया। यूरोप में जिंदगी बहुत महंगी है। मेस में तो और भी महंगी है। यहाँ तक के गाड़ी की इंश्योरेंस भी ज्यादा कीमत में है। मेस में दूसरे फ्रांसीसी इलाकों की निस्बत। मैं सोचता हूँ कि नॉर्मल है सादा जिंदगी गुजारना। स्टैंडर्ड तकरीबन 2000 फी शख्स व 2000 लोग। ताका साल में 2 बार जाना। कुछ नौकरियों के लिए रेस्तोरानों में जाना और तमाम बिल अदा करना। मिसाल के तौर पर ये भी मुमकिन है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कम पैसों जिंदगी गुजार रहे थे। अंत में ऐसा नहीं कर सकते। डिनीस और उसकी बीवी मालिडोवा से आए हैं, जहां बहुत कम वापस आते हैं, और उनके वालिदैन अब यूनान में रहते हैं। मैंने मालिडोवा में 2006 तक जिंदगी गुजारी तकरीबन, और फिर हम एथेंस यूनान चले गए। मैंने वहाँ 8 साल तकरीबन 8 साल एथेंस में गुजारे। और जब यूनान में बहरान आया, यानी कई सालों से बहरान चल रहा था, मैंने समझा कि मुझे क्यों इंतजार करना है और बर्दाश्त करना है। ये मेरी मसला नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है। मैंने कुछ नहीं चोरी किया। फ्रांस आया। पहले तो किसी भी इंसान की तरह मेरे लिए भी आसान नहीं था, लेकिन वक्त के साथ में आदी हो गया। अब मुझे घर जैसा महसूस नहीं होता। हम पहले शहर में आए, नानट, ये समंदर की तरफ है। जैसे तलबा हमने वहाँ तकरीबन 4 साल गुजारे और हमने एक बार में जिंदगी बदलने की ख्वाहिश की। हमने जिंदगी को कई बार बदला, बहुत अजीब तरीकों से, और आखिरकार हम यहाँ रुक गए। लेकिन हम यहाँ क्यों आए? हम कैंट के नीचे आए और मैंने फौरन समझ लिया कि मैं यहाँ रहूंगा। यानी समंदर, मौसम, गर्मी, ये सब फौरन मुझे महसूस हुआ। मैंने फौरन समझ लिया कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि नानट में बारिश होती है, वहाँ बारिश वाला मौसम है और ये मुश्किल है। वहाँ बारिश वाला मौसम है और ये मुश्किल है। Хорошо, а почему жизнь малина здесь еще, кроме климата? तो यहाँ जिंदगी का मेयार दूसरे हिस्सों की निस्बत ज्यादा है। फ्रांस के दूसरे हिस्सों की निस्बत, यानी तुम्हारे पास सब कुछ करीब है। 1 घंटा तुम पहाड़ों में स्नोबोर्डिंग कर रहे हो। समंदर करीब है, इटली दूर नहीं है। नीस एक बैन अल-अक़वामी शख्स है। लक्सिया में पैदा हुए। बीवी की तरह इसके पास भी मालिडोवा और रोमानिया की शहरी है, और पिछले 10 सालों में लड़के मुख्तलिफ ममालिक में रहे हैं। ये अक्सर दिलचस्प सूरत हाल बनता है। पुलिस ने मोटरसाइकिल रफ्तार की हद से तजावुज करने रोक लिया।
और वो मेरे दस्तावेजात लेते हैं, देखते हैं। आप लातविया में पैदा हुए हैं, सब ठीक है, मोल्डोवान पासपोर्ट है। कहा सब ठीक है, आपके पास यूनानी लाइसेंस? मैंने कहा हाँ, और वो हंसने लगे। यानी दरअसल मैं सोचता हूँ सब कुछ गुजर गया, अब वो मुझे छोड़ देंगे, मैं अपनी 90 यूरो अदा करना। ये कि वो हंसे मतलब नहीं कि तुम जुर्माने से बच गए। हमने रोमानी पासपोर्ट बनवाए, हम वही यूनानी पासपोर्ट भी बना सकते थे, लेकिन वक्त के लिहाज से आसान था रोमानी पासपोर्ट जल्दी बनवाना। ये 2015 में किया, कहीं शायद रोमानी पासपोर्ट बनवाए और आराम से, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी मसले की जिंदगी है। कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं। मैंने एक बार पूछा, शायद वहाँ कोई वीजा जानते हो कि रिहायशी वीजा? आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ जबरदस्त है। मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं नए शादीशुदा जोड़े फ्रांसीसी अंदाज में। मेज पर शराब, झींगे, परवशवट्टू, दिलचस्प पनीर, सासीज और घर का बनाया हुआ गवा कामवले, मजेदार, सब कुछ खा लिया। मैं कहूँगा कि ये तुमने तैयार किया है और ये बह गया है। ट्रेन और एतरफ का दफ्तर ये है। गिलास ये 56 घंटे हैं। मैं नारंगी के लिए कड़वा हूँ, तो मैं एक बोतल खोल रहा हूँ। कुछ वहाँ रोजे या सफेद, आप रोसी को वहाँ से बोतलें, कुछ वहाँ आतो सफेद या गुलाबी। तो इसके साथ कुछ ऐसी मजेदार चीजें हैं। ओक्साना के बच्चे का डेनिस हाल ही में जन्म हुआ है। वो स्कूल के लिए कतार में खड़ा है। कतारे वालिदैन अभी पैदा न होने वाले बच्चों का भी इंदराज कराते हैं। और बच्चे के बारे में बताओ। तो मैंने सुना है तुम उसको पहले ही फ्रांसीसी में गाती हो, या वो फ्रांसीसी में स्कूल और बागीचे जाएगा? हाँ, मैं सोचता हूँ, हाँ, लेकिन घर में हमारी बुनियादी जबान तो रूसी ही होगी, शायद रोमियानी और फिर यूनानी भी। हम भी उसे ज्यादा बोझल नहीं करना चाहते। बच्चा अभी स्कूल नहीं गया और उसके पास 2 मुल्कों की शहरियत है। जब वो बड़ा होगा तो वो फ्रांसीसी पासपोर्ट हासिल कर सकेगा। बच्चे को 16 साल तक रहना चाहिए और वो 1 घंटा भी जा सकता है और पासपोर्ट के लिए वापस आ सकता है। उसे यहाँ रहना चाहिए, इससे स्कूल में पढ़ना है। यहाँ जचगी अस्पताल में जचगी मुफ्त। ओक्साना ने निजी क्लिनिक में जचगी की। ऐसी जचगाहें 5000 यूरो है। हालांकि वर्किंग इंश्योरेंस ने इस पूरी रकम अदा की। ये मुफ्त में हुआ और उसी क्लिनिक में खुद अंजलिना जूली ने भी जचगी की थी। हमारे पास वही पेडियाटर था इसके साथ। पेडियाट्रिक क्या करता है इसके पास? आप हैं क्या? तुमने देखा? हाँ, मैंने देखा। 12 दिन। वो यहाँ कितने दिन रही? बड़े साहिल पर किनेट में। उसने इसकी पीसिनकोफ को 12 दिन तक देखा। हमारे पास मुस्तकिल पेडियाट्रिक है जो इस देखभाल में इंतजार नहीं करते। ने अंजलिना जूली के बारे में बात। हाँ, इसके पास ऐसी एक तस्वीर लटकी हुई है। मैं नहीं कर सकता। एक तस्वीर है जहाँ उसने दस्तखत किए हैं। बर्ड पिट भी बहुत ही काबिल है। वो बताया कैसे? बैठा है, प्ले स्टेशन खेल रहा है, पिज्जा खा रहा है। कितना सादा आदमी। हाँ, बस कुछ नहीं। यकीनन वहाँ उनके बॉडी गार्ड्स हैं। ये हुआ, लेकिन ये ज्यादा था ताकि शूटिंग में कोई पोशीदा चीजें ना हो। इसके मरकज की तरफ वापस डेनिस ने मुझे तेजी से पहुंच, हल्की हल्की चलती हुई और टकरा जाने वाली गाड़ियों के दरमियान झूलते हुए। शाम को नेस के रिहायशी साहिल पर खाना पसंद करते हैं। मैंने ऐसा ही किया। दोस्तों पिज्जा शराब ले गया। ये एक खास किस्म की रोमानवियत है जब चिड़ियां पिज्जा चोरी कर रही हैं और चूहे करीब आ रहे। बाद में कुछ लड़के आए इन चूहों का पीछा करके तफरी कर रहे थे। इना एक जोड़े के पास से गुजरे जो बेंच पर सो रहे हैं बेघर। मेज का मरकजी साहिल है और अर्द गिर्द कोई नहीं है बशमूल क्रिस्टीना। मुझे परेशान नहीं करता। हैरत है कि ये परेशान नहीं करता। वो बस ऐसे बैठे हैं, किसी को नहीं छू रहे, कुछ नहीं कह रहे, बस लेटे हैं, सो रहे हैं। दिन के वक्त उन्हें नहीं देखा जा सकता। मैं एक जोड़ा देखता हूँ। иногда вижу, они сидят, милостыню просят у супермаркета, но они это делают очень вежливо, очень тихо и сидят не встают. То есть остается только набережная. मैं लोगों को देखता हूँ जो गाड़ियों में रहते हैं। यहाँ छोटे सीडान में कुछ लोग हैं और वो सो रहे हैं। वहाँ हर तरफ तौलिए लटके हुए हैं। समुद्री किनारे के करीब, वहाँ अब समुद्री किनारे के बिल्कुल करीब पार्क कर सकते हैं और वो अपनी गाड़ी बेंच के करीब खड़ी करते हैं।
फिर शाम को वो बेंच पर बैठकर वक्त गुजारते हैं। पिकनिक शाम को खाना खाते हैं। बच्चे बेंच के इर्द गिर्द दौड़ रहे हैं। बेघर औरतें हर जगह मिलती हैं। इनमें से कुछ ने नेस में रहाइश इख्तियार की है, यहाँ बेघर होना है, लेकिन लोग अपनी मर्जी के खिलाफ बेघर हो गए हैं। सरगेई, उसने बेलारूस में अपार्टमेंट बेचा और पैसों के साथ नेस आया। यहाँ उसने शादी की। बीवी से झगड़े के बाद उसने रिश्तेदारों से लड़ा, अपना घर खोया और एक फौजदारी मुकदमा दर्ज हुआ। मेरे लिए इस बारे में बात करना मुश्किल है। मुझे जमीन पांव से कुचल दिया गया, मुझे मारा गया। तो मुझे कभी इतना नहीं मारा गया। मुझे मारा गया कि मैं अपनी जगह पर फर्श पर लेटा हुआ था। सरगेई को पुलिस ने मुकदमा किया और उसे बाहर निकाल दिया, बीवी के करीब जाने और घर वापस आने पर रोक दिया। बहुत सर्दी थी। क्या तुमने इस रात किसी गद्दे पर सोया था? हाँ, मैंने इस जगह के करीब ही सड़क पर एक गदा पाया। ये सोफा है जिसे फेंक दिया गया और मैंने इस सोफे के गद्दे से खुद को ढांप लिया और सोया। सुबह में जागा, एक शख्स मेरे करीब खड़ा सोफे पर लिख रहा था। ये तो बहुत ही बुरा है। फिर वो अस्पताल पहुंच गया। कहीं न कहीं इसके तमाम दस्तावेजात गायब हो गए जब वो बेहोश था। सरगेई अदालत इंतजार कर रहा है। इससे 2 साल कैद की सजा हो सकती है और वो दस्तावेजात बहाल करने की कोशिश कर रहा है। कैसे काम कर सकता हूँ अगर मेरे पास रहाइश इजाजतनामा चोरी हो गया, पासपोर्ट चोरी हो गया, काम नहीं जा सकता। ऐसा दबाव मिलने के बाद सरगेई ने 6 माह में 33 किलो वजन कम कर लिया। वजन 99.800 किलो था। अब मेरा वजन 67 किलो 600 ग्राम है और डाइट नहीं है। यकीन करो, असाब हैं, दबाव है, सड़क पर जिंदगी है और सब कुछ है। ऐसा नतीजा दिया। मेरी उम्र 54 साल है। जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने 40 और कुछ पैसे दिए। देखो, मुसीबत इंसान। हाँ, कुछ फायदे हैं, अल्लाह ना करे ऐसे फायदे ना मिले। लोग ऐसी सूरत हाल नहीं आते। फिर भी दस्तावेजात बनाने के बावजूद सरगेई बेलारूस वापस जाना नहीं चाहता। यहाँ उसने कहा कि दस्तावेजात बनाएं और बेलारूस वापस जाएं। जब मैं बेलारूस से उड़ान भर रहा था, मेरी बीवी इस बारे में बिल्कुल आगाह थी। मैं जानता हूँ। मैंने कहा कि मैं जायदाद बेच रहा हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी को वहाँ मिटा देता हूँ। यहाँ आता हूँ और सब कुछ सिफर से शुरू करता हूँ। मेरे पास वापस जाने की कोई जगह नहीं है। वहाँ वापस जाने के लिए कोई नहीं है। मेरे पास वहाँ कुछ भी नहीं बचा। ये सब के लिए नहीं होता। लाजोरी चुके पर ख्वाब हकीकत बनते। आसानी से अच्छी और अमीर जगह पर मुंतकिल होना इस मुआशरे में शामिल हो जाने और खुशहाल जिंदगी गुजारने की जमानत नहीं देता। और एक गिलास फ्रांसीसी शराब आपको समाजी पस्ती की तरफ भी ले जा सकता है। मेरे जनूबी फ्रांस कहानी का पहला हिस्सा था। दूसरी वीडियो बिल्कुल 1 हफ्ते बाद आएगी। हमेशा की तरह हफ्ते के दिन सुबह 10 बजे वोवा कारमानोफ के चैनल पर, YouTube और Instagram पर सब्सक्राइब और कुछ भी मत छोड़ो। खुदा